गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएससी बीएड पार्ट थर्ड में पेपर सेकंड चल रहा है प्लांट फिजियोलॉजी, और इसमें हम पढ़ रहे हैं जल अवशोषण। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? जल अवशोषण का टॉपिक चल रहा है। और जल अवशोषण जब हमने शुरू किया था उससे पहले मैंने आपको मृदा के बारे में बताया था, मृदा जल धारिता के बारे में, म्लानी के बारे में, इन सब के बारे में हमने डिस्कस की थी। और सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण इनके बारे में बताया था। यानी अब पिछले टॉपिक में हमने निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि पढ़ी थी, तो आज हम जानेंगे सक्रिय जल अवशोषण कैसे होता है। तो अगला जो है इसका दूसरा, जल का सक्रिय जल अवशोषण कैसे होता है। ठीक है, सक्रिय अवशोषण कैसे होता है ये हम जानेंगे। देखिए, आपको बस ये ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको निष्क्रिय जल अवशोषण के दौरान बताया था कि जो मृदा विलयन है वहाँ से जब जल अवशोषित होता है मूल रोम के द्वारा, तो वहाँ से लेकर के और पत्ती की मीजोफिल कोशिकाओं तक जल एक स्तंभ के रूप में पाया जाता है। यानी कि एक जल स्तंभ के रूप में वो हमेशा बना रहता है, और इसी वजह से रसारोहण की क्रिया भी होती है, और वहाँ पर ऊर्जा का उपभोग नहीं होता है, क्योंकि आवश्यक बल जो होते हैं वो काम करते हैं। जल का आसंजन और ससंजन बल वहाँ पर काम करता है। तो आसंजन भित्तियों के साथ जल आसंजन और जल के अणुओं के मध्य ससंजन बल बने रहने से ही रसारोहण की क्रिया होती है। तो जल का जो सक्रिय अवशोषण है वो क्या है? जल का सक्रिय अवशोषण मूल पर निर्भर होता है, यानी जड़ों पर निर्भर होता है। तो जड़ों में उत्पन्न बलों के कारण होने वाला जल का अवशोषण क्या कहलाता है? जल अवशोषण जो है सक्रिय जल अवशोषण कहलाता है। दोबारा से सुनिए, जड़ों द्वारा उत्पन्न बल के फलस्वरूप होने वाला जल अवशोषण सक्रिय जल अवशोषण कहलाता है। तो इस क्रिया में मुख्यतया जो भूमिका होती है वो किसकी होती है? जड़ की कोशिकाओं की मुख्य भूमिका इसमें होती है। और यहाँ पर जड़ वास्तविक रूप से कार्य करता है, यानी कि वास्तविक रूप से ये जल का अवशोषण करती है। वहाँ तो निष्क्रिय जल अवशोषण में हमने क्या देखा था कि जड़ केवल मारक का काम कर रही थी, लेकिन सक्रिय जल अवशोषण में वास्तविक जल का अवशोषण कौन करता है? जड़ की कोशिकाएं ही करती हैं। सक्रिय जल अवशोषण मूल दाब, बिंदु स्त्राव और रस स्त्राव, जो सक्रिय जल अवशोषण है वो किनके द्वारा प्रदर्शित होता है? मूलदाब, बिंदुस्त्राव और रसस्त्राव, इन तीनों के द्वारा सक्रिय जल अवशोषण प्रदर्शित होता है। तो हम पहले मूल दाब की बात कर लेते हैं। मूल दाब क्या है? देखिए, मूल दाब के बारे में सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक था स्टीफन हेल्स, जिसे हम प्लांट फिजियोलॉजी का जनक भी कहते हैं। और पादप की जड़ें मृदा से जब जल अवशोषित करती हैं तो इस प्रकार अवशोषित जल मृत जाइलम वाहिकाओं में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और वहाँ पर उन जाइलम वाहिकाओं में एक तनाव या एक दाब उत्पन्न होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। दोबारा से सुनिए, जड़ें जब मृदा विलयन से मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण करती है तो मूल रोम से होकर जल कहाँ पहुँचता है? जड़ की जाइलम वाहिकाओं तक पहुँचता है, यानी कि जाइलम में पहुँचता है। ठीक है, और उन जाइलम वाहिकाओं में एक तरह का तनाव या बल या दाब उत्पन्न होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। ठीक है, और इस मूल दाब को हम एक मैनोमीटर द्वारा देख भी सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? देखिए, इसका मेजरमेंट कैसे हो सकता है वो हम अभी देखेंगे। इसके अंदर देखिए, हम एक पादप का कटा हुआ तना लेते हैं, एक पादप का कटा हुआ तना लेते हैं। तो जैसे गमले में लगा हुआ ये पादप है, और इसका ये जो तना है ये हमने यहाँ से क्या कर दिया है? ऊपर से काट दिया है। ठीक है, ये एक पॉट है, गमला, क्लियर। अब इसके ऊपर एक रबड़ से
नली लगा देते हैं हम इस तरह से। ये एक नली लगा दी। और ये लगा दिया यहाँ पर स्केल, ठीक है, ये स्केल है, ये तो हो गया स्केल। इस नली में भरा रहता है पारा, इसके अंदर पारा भरा हुआ है, ठीक है। ये हो गया पोर्ट और ये हो गया बेसल पार्ट या स्टेम ऑफ प्लांट, ठीक है, ये कटा हुआ तना है। ये है रबड़ ट्यूब, क्लियर। तो अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमने एक पादप लिया है और उसका तना हमने शाखाओं सहित काट दिया है। काटने के बाद इसे हम एक रबड़ नली द्वारा मैनोमीटर से जोड़ देते हैं। तो तने के कटे हुए भाग से, यानी कि यहाँ से जल का स्त्राव होता है, ठीक है, यहाँ से जल बहेगा तो ये ऊपर इस नली में प्रवेश करता है। जल बहकर या जल स्त्रावित होकर के कहाँ जाएगा, इस नली में प्रवेश करेगा। और इससे क्या होगा, नली में पारा है तो पारे का जो लेवल है ये इनिशियल लेवल है, तो ये फाइनल लेवल यानी यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो पारा अगर ऊपर चढ़ जाए तो इसका मतलब क्या है, जड़ों में उनकी जाइलम वाहिकाओं में क्या उत्पन्न हो रहा है, मूल दाब उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से हम मैनोमीटर की सहायता से मूल दाब का आकलन कर सकते हैं। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो मूल दाब है वो जड़ की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जल अवशोषण से उत्पन्न होता है। मूल दाब कब उत्पन्न होता है, जड़ की कोशिकाओं द्वारा उपापचयी क्रियाएं की जाती है और उसी दौरान जल का अवशोषण होता है, क्योंकि उपापचयी क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है और इसीलिए मूल दाब उत्पन्न होता है। ये भी आपको याद रखना है कि मूल दाब को प्रभावित क्या करते हैं, जो श्वसन को प्रभावित करते हैं वही कारक मूल दाब को भी प्रभावित करते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मूल दाब एक सक्रिय प्रक्रिया होती है, एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें जीवित कोशिकाओं का योगदान होता है। आगे आप इसमें यह भी ध्यान रखना कि जैसे हम अगर इसका उदाहरण देना चाहें तो शुगर मैपल, इसका जो कटा हुआ तना है, शुगर मैपल का कटा तना, ये क्या करता है, तने द्वारा रस स्त्राव, ठीक है, रस स्त्राव होता है। तो ये शुगर मैपल का ही प्लांट है जो हमने लिया है, जिसका तना हमने काट दिया था, जिसे रबड़ नली की सहायता से पारे से भरी हुई नली से जोड़ा जाता है। तने के जो शीर्ष भाग है, जो कटा हुआ भाग है, वहाँ से जल का स्त्राव होता है जो पारे का लेवल ऊपर चढ़ा देता है। और इस मेजरमेंट जो थ्योरी है, इससे हम आकलन कर सकते हैं मूल दाब का। तो शुगर मैपल का कटा हुआ तना जब रस स्त्राव प्रदर्शित करता है तो ये हम बता सकते हैं क्या है, मूल दाब है। बिंदु स्त्राव भी क्या है, एक तरह का मूल दाब ही है। बिंदु स्त्राव कब कब होता है, शाकीय पौधों में या तो शाम के वक्त होता है, ठीक है, या फिर सुबह सुबह होता है। आपने देखा होगा कि जो शाकीय पौधे हैं उनकी पत्तियों के किनारे पर जल की छोटी छोटी बूंदें पाई जाती हैं। वो बूंदें किसका परिणाम है, वो बिंदु स्त्राव का परिणाम होता है। तो मूल दाब की मात्रा परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है, वातावरण पर भी निर्भर करती है मूल दाब की मात्रा। कुछ ही पौधों में ये विकसित होता है, जरूरी नहीं है कि सभी पौधों में विकसित हो, कुछ ही पादपों में ये विकसित होता है, वातावरण पे ये निर्भर करता है। ज़्यादातर जो सिंचित अवस्था है या फिर न्यून वाष्पोत्सर्जन की परिस्थितियां हैं, वहाँ पर ही मूल दाब का या मूल दाब उत्पन्न होता है। यानी कम वाष्पोत्सर्जन हो रहा हो तब, या फिर सिंचाई व्यवस्था के दौरान हम देखते हैं तो उस वक्त भी मूल दाब उत्पन्न होता है। और मूल दाब का अधिकतम मान कितना होता है, मूल दाब का
पादपों में अधिकतम होता है 2 ATM, यानी 2 ATM होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे सक्रिय जल अवशोषण 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। अब उन दोनों प्रकारों के बारे में हम जानेंगे, ये 2 प्रकार कौन से हैं। पहला कहलाता है परासरणी सक्रिय अवशोषण। परासरणी सक्रिय अवशोषण नंबर 1 कौन सा है? परासरणी सक्रिय अवशोषण। ठीक है, अब ये इसका मतलब ये है कि जो OP है यानी परासरण दाब, ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या होता है कि जो मृदा विलयन है, मृदा विलयन, इसका OP तो होता है कम। ठीक है, और जो जाइलम होता है, जो मूल रोम होता है, इसका OP होता है ज़्यादा, यानी परासरण दाब मूल रोम कोशिका में ज़्यादा होता है, जबकि मृदा विलयन में कम होता है। ठीक है, एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो परासरणी सक्रिय अवशोषण है उसमें ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है, इसमें ऊर्जा काम नहीं आती है। ठीक है, ऊर्जा का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि मृदा विलयन का OP मूल रोम के OP से कम होता है। जनरली क्या होता है कि मूल रोम का OP तो होता है 3-4 ATM, और जो मृदा विलयन है उसका OP कितना होता है? 1 होता है, 1 या 1 से थोड़ा कम हो सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जल कम परासरणी दाब क्षेत्र से अधिक परासरणी दाब क्षेत्र की ओर मूव करता है। कम परासरणी दाब क्षेत्र से अधिक परासरणी दाब क्षेत्र की ओर मूव करता है जल का गमन। ठीक है, तो जल का गमन कैसा हो गया? निम्न परासरणी जो निम्न परासरणी दाब है वहाँ से अधिक परासरणी दाब में होता है। इसलिए क्या होगा कि मूल रोम मृदा विलयन से जल का अवशोषण करता है। तो अब मूल रोम ने जल अवशोषण कर लिया है। ठीक है, तो मूल रोम ने जैसे ही जल अवशोषण किया तो फिर क्या हो जाएगा? आफ्टर एब्जॉर्प्शन, यानी जल अवशोषण के बाद क्या हुआ है? OP क्या हो जाती है? कम हो जाती है। OP क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, वह TP क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी स्फीति दाब उत्पन्न हो जाएगा, स्फीति दाब तो बढ़ जाएगा, जबकि OP क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और इधर क्या प्रभाव पड़ेगा? इधर प्रभाव पड़ेगा कि यहाँ पर धीरे धीरे अंशतः OP का मान बढ़ता है। ठीक है, यानी वो बरसात पर, बारिश पर निर्भर करता है या फिर सिंचाई पर निर्भर करता है। सिंचाई या बारिश से ही यहाँ पर OP का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा वापस। ठीक है, अगर मृदा सूखी है, जल की मात्रा नहीं है, तो OP का मान मृदा में भी ज़्यादा ही माना जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं। देखिए, ये जो क्रिया है जिसमें मृदा विलयन से मूल रोम जल का अवशोषण कर रहा है, तो इस क्रिया में होता क्या है कि मृदा विलयन में OP का मान कम है, मूल रोम में OP का मान ज़्यादा है। तो कम OP क्षेत्र से अधिक OP क्षेत्र की ओर जल का गमन होता है, ये हो रहा है। ये मूल रोम जल अवशोषित करने के बाद आफ्टर एब्जॉर्प्शन इसका OP हो जाएगा कम और TP हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कि ये सिद्धांत जो है ये आगे क्या कहता है कि अब मूल रोम के आगे भी तो कोशिकाएं होती हैं। मूल रोम के आगे जैसे एपिब्लेमा होता है। ठीक है, एपिब्लेमा के बाद कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के बाद फिर आगे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल के बाद आता है जाइलम। ठीक है,
अब मूल रोम की ओपी तो ज़्यादा हो गई है, ये कम हो गई है, ठीक है। तो अब जल कहाँ से कहाँ जाएगा? अब क्या है, अब एपिब्लेमा की कोशिकाओं में ओपी का मान ज़्यादा होता है, तो जल का गमन कहाँ होगा? मूल रोम से आगे। यहाँ देखो, इधर समझा देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब जो जल का गमन है वो कहाँ होगा? कम ओपी क्षेत्र से अधिक ओपी क्षेत्र की ओर होता है, तो ये एपिब्लेमा में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, इसकी ओपी ज़्यादा है, तो कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ हो रहा है। तो जैसे ही इसमें क्या हो जाएगा? जल अवशोषण हो जाएगा। जल अवशोषण के बाद तो फिर इसका ओपी क्या हो जाएगा? इसका ओपी फिर से कम हो जाएगा, यानी इसकी टीपी बढ़ जाएगी। टीपी ज़्यादा, ओपी कम, ठीक है। अब एपिब्लेमा से आगे यही प्रक्रिया चलती है, तो आगे एपिब्लेमा से आगे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से आगे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से आगे पेरीसाइकिल और पेरीसाइकिल से आगे जाइलम, ठीक है, और जाइलम वेसल्स। अब देखिए इसमें इस तरह से ये प्रोसेस चलता है, यानी एक कोशिका का ओपी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो कोशिका जल का क्या करेगी? त्याग करती है। जहाँ ओपी ज़्यादा है वो कोशिका जल का अवशोषण करती है, तो जहाँ ओपी ज़्यादा है वहाँ जल का अवशोषण हो रहा है। तो इस तरह से ये धीरे धीरे ये क्रिया कहाँ तक पहुँच जाती है? जाइलम तक, या जाइलम की वाहिकाओं तक पहुँच जाती है, ठीक है। अब जाइलम लगातार अपनी आसन कोशिका यानी कि पेरीसाइकिल या जो फ्लोएम है वहाँ से जल का अवशोषण करता रहता है। जाइलम लगातार जल का अवशोषण क्यों करता है? क्योंकि जाइलम में परासरणीय सक्रिय जो लवणीय सांद्रता है वो पाई जाती है, यानी कि जाइलम कोशिकाओं का परासरण दाब वो लवणों के संचयन की वजह से हमेशा कैसा बना रहता है? अधिक बना रहता है, ठीक है। यानी जाइलम का परासरण दाब लवणों के संचयन की वजह से ज़्यादा ही बना रहता है, तो ये लगातार जल का अवशोषण करता रहता है। इसके अलावा एक और भी कारण है कि जाइलम की जो भित्तियाँ हैं वो अप्रत्यास्थ होती है, तो अप्रत्यास्थ होती है तो टीपी का मान कैसा हो जाता है? नगण्य हो जाता है, यानी टीपी का कोई रोल नहीं होता है जाइलम में। इसलिए भी जाइलम लगातार जल का अवशोषण अपनी आसन कोशिकाओं से करता रहता है, ठीक है। तो ये दोबारा से देखिए कि परासरणीय सक्रिय अवशोषण में मृदा विलयन का ओपी कम होता है, मूल रोम का ओपी ज़्यादा होता है, तो जल कम ओपी क्षेत्र से अधिक ओपी क्षेत्र की ओर गमन करेगा, तो इसकी क्या हो जाएगी? ओपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कम होने के बाद फिर ये क्या करेगा? ये कम होने के बाद ओपी कम हो जाएगी, तो फिर इससे आगे वाली कोशिका एपिब्लेमा, वो जो ओपी का मान है वो कहाँ बढ़ा हुआ है? अब एपिब्लेमा में। तो एपिब्लेमा मूल रोम से जल का अवशोषण करती है, तो फिर इसकी ओपी कम हो जाएगी, टीपी ज़्यादा हो जाएगी। फिर आगे क्या है? कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स कोशिकाएं जिनकी ओपी ज़्यादा है, तो ये कोशिकाएं फिर अपनी पास वाली कोशिका यानी एपिब्लेमा से जल का अवशोषण करती है, और ये प्रोसेस कहाँ तक चलता रहता है? जाइलम तक ऐसे ही होता रहता है। ओपी का मान ज़्यादा होता है, फिर कम हो जाता है अवशोषण के बाद, फिर उससे नेक्स्ट कोशिका में फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, इस तरह से ये जाइलम तक पहुँच जाता है। और जाइलम लगातार जल का अवशोषण करता रहता है, क्योंकि इसका परासरणीय दाब लवणों के संचयन की वजह से हमेशा कैसा बना रहता है? अधिक ही बना रहता है। इसके अलावा जो इसकी भित्तियाँ होती है जाइलम की वो अप्रत्यास्थ होती है, और अप्रत्यास्थता के कारण, भित्तियों की अप्रत्यास्थता के कारण टीपी का मान नगण्य होता है। तो इस तरह से जाइलम में जल का लगातार प्रवेश जारी रहता है, ठीक है। तो इसको तो हम कहते हैं परासरणीय सक्रिय अवशोषण। अब आगे हम बात करेंगे अपरासरणीय सक्रिय अवशोषण की। अपरासरणीय सक्रिय अवशोषण इसका जस्ट उल्टा है, यानी यहाँ पर तो
पिछले में परासरणी में हमने देखा था कि मृदा विलयन का मान क्या होता है, ओपी का मान कम हो रहा है, लेकिन इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ज़्यादा ही होता है। तो इस मत के अनुसार मूल दाब द्वारा जल का अवशोषण सांद्रता प्रवणता की विपरीत दिशा में होता है। यानी सांद्रता प्रवणता की विपरीत दिशा का मतलब ये है कि मृदा विलयन का परासरण दाब मूल रोम के कोशिका रस से परासरण दाब से अधिक होने के कारण इस प्रकार का जल अवशोषण होता रहता है। यानी इसमें ये ज़्यादा होता है, ठीक है, ये कम होता है, ठीक है, इस तरह से। फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये कम हो जाएगा, टीपी कम, ठीक है, इस तरह से। तो ये फिर अपरासरणीय सक्रिय विलयन में इस प्रकार का प्रोसेस चलता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपरासरणीय सक्रिय अवशोषण जो क्रिया है इस दौरान ऊर्जा काम आती है, और वो ऊर्जा मिलती कहाँ से है, वो श्वसन क्रिया से उत्पन्न हुई ऊर्जा यहाँ पर काम आ जाती है। क्योंकि उपापचयी क्रियाएं जो होती रहती हैं उनसे सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है, अब आगे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर जड़ों को श्वसनरोधी पदार्थों में स्थानांतरित कर दिया जाए तो अवशोषण दर, इस प्रकार की जो अवशोषण दर है अपरासरणीय सक्रिय अवशोषण, वो कम हो जाएगा। अगर श्वसनरोधी यानी श्वसन को रोकने वाले पदार्थों में स्थानांतरित कर दिया जाए तो अपरासरणीय सक्रिय अवशोषण रुक जाएगा। उसका कारण ये है क्योंकि अपरासरणीय सक्रिय अवशोषण को होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूँकि श्वसनरोधी पदार्थों में ट्रांसफर किया है तो श्वसन रुक जाएगा, इसलिए ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और अपरासरणीय सक्रिय अवशोषण भी नहीं हो पाएगा। आगे हम बात करें सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण में अंतर। नेक्स्ट है सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण में अंतर। सक्रिय और ये हो जाएगा निष्क्रिय, इनमें अंतर क्या है? ठीक है, अंतर की अगर हम बात करें तो देखें, पहला अंतर ये है कि सक्रिय जल अवशोषण के दौरान बल कहाँ से उत्पन्न होता है? बल जड़ों द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके लिए मूल दाब या बल कहाँ से उत्पन्न होगा? जड़ों द्वारा ही उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा इसका जो आगे निष्क्रिय अवशोषण है, इसके अंदर बल कहाँ से उत्पन्न होता है? बल तने के वायवीय भाग से उत्पन्न होता है। ठीक है, बल तने के वायवीय भाग से उत्पन्न होता है। दूसरा है, इसमें जो जाइलम होगा सक्रिय अवशोषण के दौरान जाइलम में धनात्मक दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, धनात्मक दाब, और इसमें क्या होता है? इसमें ऋणात्मक दाब होता है। ठीक है, इसमें ऋणात्मक दाब उत्पन्न होता है। निष्क्रिय जल अवशोषण के दौरान तने के वायवीय भागों में या जाइलम रस में ऋणात्मक दाब उत्पन्न होता है, और यहाँ पर क्या होता है? धनात्मक। अब इसमें सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा का व्यय होता है, इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। निष्क्रिय में ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर धनात्मक दाब है तने के कटे हुए भाग में। जैसा कि मैंने आपको मूल दाब का जो बताया था प्रदर्शन, तो तने के कटे हुए भाग से रस स्त्राव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? धनात्मक दाब है। ठीक है, यहाँ पर ऋणात्मक दाब है, इसलिए तने को अगर काट दिया जाए तो रस स्त्राव नहीं होगा। ये हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जब परिस्थितियाँ फेवरेबल हो तब होगा। ये अनुकूल परिस्थितियों का इसमें कोई रोल नहीं है, ये हमेशा होता रहता है। निष्क्रिय जल अवशोषण हमेशा होता है। ये अधिकतर रात्रि या प्रातःकाल में होता है सक्रिय जल अवशोषण, जबकि निष्क्रिय जड़ रहित पादप में भी पाया जाता है। ठीक है, ये हमेशा होता रहता है। ठीक है, ये भी हमेशा होता रहता है। आगे है नेक्स्ट कि जल अवशोषण, सक्रिय जल अवशोषण केवल जड़ की उपस्थिति में ही होता है। यहाँ पर जड़ की उपस्थिति जरूरी नहीं है। निष्क्रिय जल अवशोषण जड़ रहित पादप में भी हो सकता है। फिर इसमें बात करें सक्रिय जल अवशोषण को अगर उपापचयी प्रतिरोधकों का प्रयोग किया जाए, यानी कोशिकीय क्रियाओं को रोकने के लिए प्रतिरोधकों या कुछ ऐसे पदार्थों का, जैसे श्वसनरोधी पदार्थ हैं, उनका उपयोग किया जाए
तो फिर सक्रिय जल अवशोषण नहीं होता है। जबकि यहाँ निष्क्रिय जल अवशोषण के दौरान ऐसे पदार्थों का पौधे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। सक्रिय जल अवशोषण से पादप की केवल 4% जल की आपूर्ति होती है, यानी पादप अपनी आवश्यकता का केवल 4% ही प्राप्त कर सकते हैं सक्रिय जल अवशोषण से, जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण से संपूर्ण जल की प्राप्ति पौधे को हो जाती है। इसके बाद सक्रिय जल अवशोषण वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर नहीं करता है, निष्क्रिय जल अवशोषण पूर्ण रूप से वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। शोषण दर और अवशोषण दर में यहाँ पर सीधा संबंध होता है। ठीक है, जैसा कि अपरासरणीय सक्रिय अवशोषण में मैंने बताया था कि शोषण रोधी पदार्थों का प्रयोग करने पर अपरासरणीय सक्रिय अवशोषण रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें शोषण और जो उपापचयी क्रियाएं हैं, अवशोषण दर हैं, उनका सीधा संबंध होता है, जबकि निष्क्रिय अवशोषण में ऐसा कुछ नहीं है। अर्थात यहाँ पर अवशोषण दर का शोषण दर से कोई संबंध नहीं है। तो ये दोनों अंतर आपको याद करने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण में अंतर क्या है, इसमें एक मूल दाब जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसका प्रदर्शन क्या है, परिभाषा और उसका प्रदर्शन कैसे होता है। ठीक है, और इन दोनों, ये सक्रिय तो चल ही रहा है, निष्क्रिय जल अवशोषण की एक और मुख्य 2-3 जो इसके सिद्धांत हैं, प्रयोग हैं, वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें रसारोहण की क्रिया भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।